चैप्टर 16 मैथ्यू के उसके पास से जाने से पहले डायना की खिड़कियों के बाहर आसमान में अंधेरा छा गया था। पहले तो वह बेचैन थी, लेकिन आखिरकार वह गहरी नींद में सो गई। जैसे जैसे उसका सदमा कम होता गया, उसने गंध के सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। हर बार जब वह पीटर नॉक्स और गिलियन चेम्बरलेन के बारे में सोचता तो एक ठंडी उग्रता उस पर छा जाती। मैथ्यू को याद नहीं आ रहा था कि उसने कब किसी और के प्रति इतना सुरक्षात्मक महसूस किया था। उसने अन्य भावनाएं भी महसूस की, जिन्हें वह स्वीकार करने या नाम देने से हिचकिचा रहा था। वो एक चुड़ैल है, उसे सोते हुए देखकर उसने खुद को याद दिलाया। वह तुम्हारे लिए नहीं है। जितना अधिक वह ये बात कहते गए, उतना ही कम महत्व लगने लगा। अंततः उसने अपने आप को धीरे से बाहर निकाला और कमरे से बाहर निकल गया, तथा दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया ताकि वह हिल न सके। हॉल में अकेले, पिशाच ने अपने अंदर घंटों से उबल रहे ठंडे गुस्से को बाहर निकाल दिया। इसकी तीव्रता ने लगभग उसका गला घोंट दिया। उसने अपने स्वेटर की गर्दन से चमड़े की रस्सी खींची और लाजरस के चांदी के ताबूत की चिकनी सतह को छुआ। डायना की सांसों की आवाज ही थी जिसने उसे दो चुड़ैलों का शिकार करने के लिए रात में छलांग लगाने से रोक दिया। ऑक्सफोर्ड की घड़ियां 8 बजा रही थीं, उनकी जानी पहचानी, थकी हुई मेहनत मैथ्यू को उस कॉल की याद दिला रही थी जो उसने मिस कर दी थी। उसने अपना फ़ोन जेब से निकाला और संदेशों की जांच की। प्रयोगशालाओं और ओल्ड लॉज में सुरक्षा प्रणालियों से स्वचालित सूचनाओं को जल्दी से देखा। मार्कस के कई संदेश थे। मैथ्यू ने भौहें सिकोड़ी और उन्हें वापस पाने के लिए नंबर दबाया। मार्कस को चिंता नहीं थी, इतनी जल्दी क्या हो सकती है। मैथ्यू, उस जानी पहचानी आवाज़ में वह सामान्य चंचल आकर्षण नहीं था। मेरे पास डायना के डीएनए टेस्ट के नतीजे हैं। वे चौंकाने वाले हैं। मुझे फ़ोन करो। रिकॉर्ड की गई आवाज़ अभी भी बोल रही थी जब वैम्पायर की उंगली ने फ़ोन पर एक और बटन दबाया। उसने अपने खाली हाथ से अपने बालों को सहलाया और मार्कस के फ़ोन उठाने का इंतज़ार किया। इसमें सिर्फ एक रिंग लगी। मैथ्यू। मार्कस के जवाब में कोई गर्मजोशी नहीं थी, केवल राहत थी। मुझे घंटों हो गए थे जब से उसने संदेश छोड़े थे। मार्कस ने मैथ्यू के पसंदीदा ऑक्सफोर्ड ठिकाने, पिट रिवर्स म्यूजियम की भी जांच की थी, जहां पिशाच को अक्सर एक इग्वानोडोन के कंकाल और डार्विन की समानता के बीच अपना ध्यान विभाजित करते हुए पाया जा सकता था। मिरियम ने आखिरकार उसे प्रयोगशाला से निकाल दिया था। मैथ्यू कहाँ हो सकता है और किसके साथ हो सकता है, इस बारे में उसके लगातार सवालों की नकल करके। बेशक, वो उसके साथ है। मिरियम ने देर दोपहर कहा था, उसकी आवाज़ में अस्वीकृति थी। और कहाँ? और अगर तुम कुछ नहीं करने जा रहे हो, काम छोड़ो, घर जाओ और वहीं उसके फ़ोन का इंतज़ार करो। तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। परीक्षणों से क्या पता चला? मैथ्यू की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसका गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। क्या हुआ? मार्कस ने जल्दी से पूछा। बाथरूम के फर्श पर पड़ी एक तस्वीर ने मैथ्यू का ध्यान खींचा। डायना उस दोपहर उसे थामे हुए थी। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम कहाँ हो? उसने चिल्लाकर कहा। घर, मार्कस ने बेचैनी से उत्तर दिया। मैथ्यू ने फर्श से फोटो उठाया और उसकी खुशबू को उस जगह तक पहुंचाया जहां एक कागज का टुकड़ा आधा सोफे के नीचे सरक गया था। उसने संदेश का एक शब्द पढ़ा, एक तेज सांस ली। रिपोर्ट और मेरा पासपोर्ट न्यू कॉलेज ले आओ। डायना के कमरे सीढ़ी 7 के शीर्ष पर बगीचे के चतुर्भुज में हैं। 20 मिनट बाद मैथ्यू ने दरवाज़ा खोला। उसका बैर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। छोटे पिशाच को स्कूल में खुद एक कदम पीछे नहीं हटना था। मार्कस ने एक मैनिला फोल्सियर को पकड़ा हुआ था, जिस पर माकोन पासपोर्ट लपेटा हुआ था, और हर कदम सोच समझकर उठाया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वह मैथ्यू की अनुमति के बिना चुड़ैल के कमरे में प्रवेश करने वाला नहीं था, खासकर तब जब पिशाच इस अवस्था में था। अनुमति मिलने में देरी हुई, लेकिन अंततः मैथ्यू ने फोल्डर देखा और मार्कस को अंदर जाने देने के लिए एक तरफ हट गया। जब मैथ्यू डायना के परीक्षण के नतीजों की जांच कर रहा था, मार्कस उसका अध्ययन कर रहा था। उसकी गहरी नाक ने पुरानी लकड़ी और घिसे पिटे कपड़ों को सूंघा, साथ ही
चुड़ैल के डर और पिशाच की मुश्किल से नियंत्रित भावनाओं की गंध को भी। इस अस्थिर संयोजन पर उसकी अपनी भौहें तन गईं और उसके गले में एक प्रतिवर्ती उभार आ गया। पिछले कुछ सालों में मार्कस मैथ्यू के बेहतरीन गुणों को पहचानता आया है, उसकी करुणा, उसका विवेक, अपने प्रियजनों के प्रति उसका धैर्य। वह अपनी कमियों को भी जानता था, जिनमें से सबसे बड़ा था क्रोध। आमतौर पर मैथ्यू का गुस्सा इतना विनाशकारी था कि एक बार जब जहर उसके शरीर से बाहर निकल जाता था तो वह महीनों या सालों तक गायब हो जाता था, ताकि वह अपने किए पर पछतावा कर सके। और मार्कस ने अपने पिता को कभी इतना गुस्सैल नहीं देखा था जितना कि अब था। मैथ्यू क्लेयरमोंट ने 1777 में मार्कस के जीवन में प्रवेश किया और उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वह बेनेट फार्म हाउस में एक तात्कालिक गोफिन के साथ दिखाई दिया था जो ब्रांडीवाइन की लड़ाई में घायल मार्क्विस डी लाफाइट को हत्या के मैदान से ले जा रहा था। मैथ्यू अन्य लोगों से बहुत ऊंचा था, रैंक की परवाह किए बिना सभी को आदेश देता था। किसी ने भी उसके आदेशों का विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि लाफाइट ने भी नहीं, जो अपनी चोटों के बावजूद अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था। हालांकि मार्क्विस का अच्छा हास्य मैथ्यू की तीखी आलोचना को रोक नहीं सका। जब लाफाइट ने विरोध किया कि वह तब तक काम चला सकता है जब तक कि अधिक गंभीर रूप से घायल सैनिकों की देखभाल की जाती है, क्लेयरमोंट ने फ्रांसीसी भाषा की इतनी तेज बौछार की कि उसमें गालियां और चेतावनी भरी हुई थी कि उसके अपने लोग उसे भय से देखने लगे और मार्क्विस चुप हो गया। मार्कस ने आंखें फाड़कर सुना था जब फ्रांसीसी सैनिक ने सेना के चिकित्सा दल के प्रमुख, सम्मानित डॉक्टर शिपेन पर हमला किया था और उनके उपचार की योजना को बर्बर बताकर खारिज कर दिया था। क्लेयरमोंट ने मांग की कि डॉक्टर के दूसरे कमांडर, जॉन कोचरन, लाफाइट का इलाज करें। 2 दिन बाद क्लेयरमोंट और शिपेन ने जनरल वाशिंगटन को शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान के बारीक बिंदुओं पर धारा प्रवाह लालिन में बहस करते हुए सुना, जिससे चिकित्सा कर्मचारी प्रसन्न हुए और ब्रेंडीवाइन में कॉन्टिनेंटल आर्मी की हार से पहले मैथ्यू ने अपने हिस्से से ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। अस्पताल में लाए गए लोगों ने युद्ध में उसकी निडरता के बारे में असंभव कहानियां गढ़ीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो गोलियों और संगीनों से बेखौफ होकर सीधे दुश्मन की सीमा में चला गया। जब बंदूकें बंद हो गईं, तो क्लेयरमोंट ने जोर देकर कहा कि मार्कस उसकी नस के रूप में मार्क्विस के साथ रहे। शरद ऋतु में जब लाफाइट फिर से घुड़सवारी करने में सक्षम हो गया, तो वे दोनों पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क के जंगलों में गायब हो गए। वे ओनेडा योद्धाओं की एक सेना के साथ लौटे। घोड़े के साथ अपने कौशल के लिए ओनेडा ने लाफाइट को कार्यवला कहा। मैथ्यू को उन्होंने अटलटानु एन के रूप में संदर्भित किया, योद्धा प्रमुख, क्योंकि वह युद्ध में पुरुषों का नेतृत्व करने की क्षमता रखता था। मैथ्यू लाफाइट के फ्रांस लौटने के बाद भी सेना में लंबे समय तक रहे। मार्कस भी एक मामूली सर्जन के सहायक के रूप में काम करते रहे। दिन ब दिन वह बंदूक, तोप और तलवार से घायल सैनिकों के घावों को भरने की कोशिश करते रहे। जब भी उनका कोई अपना आदमी घायल होता, क्लेयरमोंट हमेशा उन्हें बुलाते। उन्होंने कहा कि मार्कस के पास उपचार करने का हुनर था। 1781 में यॉर्कटाउन में कॉन्टिनेंटल आर्मी के आने के कुछ समय बाद ही मार्कस को बुखार हो गया। तब उसके उपचार करने की क्षमता का कोई मतलब नहीं था। वह ठंड से कांप रहा था और कांप रहा था। जब किसी के पास समय होता था तभी उसकी देखभाल की जाती थी। 4 दिनों तक पीड़ा सहने के बाद मार्कस को पता चल गया कि वह मर रहा है। जब क्लेयरमोंट अपने कुछ पीड़ित लोगों से मिलने आया, एक बार फिर लाफाइट के साथ, उसने कोने में एक टूटी हुई खाट पर मार्कस को देखा और मौत की गंध सूंघी। रात ढलने के साथ ही फ्रांसीसी अधिकारी युवा मनी के पास बैठा रहा और अपनी कहानी साझा की। मार्कस को लगा कि वह सपना देख रहा है, एक आदमी जिसने खून पी लिया और उसे मरना असंभव लगा। ये सुनने के बाद मार्कस को यकीन हो गया कि वह पहले ही मर चुका है और उसके पिता द्वारा उसे बताए गए शैतानों में से एक द्वारा सताया जा रहा है जो उसके पापी स्वभाव का शिकार होगा। पिशाच ने समझाया कि मार्कस बुखार से बच सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक कीमत चुकानी होगी। सबसे पहले उसे फिर से जीवित होना पड़ेगा।
फिर उसे शिकार करना होगा, मारना होगा और खून पीना होगा, यहाँ तक कि इंसानों का खून भी। कुछ समय के लिए उसकी ज़रूरत के कारण घायलों और बीमारों के बीच काम करना असंभव हो जाएगा। मैथ्यू ने वादा किया कि जब तक मार्कस अपने नए जीवन में ढल नहीं जाता, तब तक वो उसे विश्वविद्यालय भेजेगा। भोर से कुछ समय पहले, जब दर्द असहनीय हो गया, मार्कस ने फैसला किया कि वो उस नए जीवन से ज्यादा जीना चाहता है, जो पिशाच ने उसके लिए तय किया था। मैथ्यू उसे अस्पताल से बाहर ले गया, लंगड़ा और बुखार से जल रहा था, और जंगल में ले गया, जहां वनिदा उन्हें पहाड़ों में ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। मैथ्यू ने उसे एक दूरदराज के गड्ढे में खून से लथपथ कर दिया, जहां कोई भी उसकी चीखें नहीं सुन सकता था। अब भी मार्कस को वह शक्तिशाली प्यास याद है जो उसके बाद आई थी। वह इसके लिए पागल हो गया था, कुछ भी ठंडा और तरल निगलने के लिए बेताब था। अंत में मैथ्यू ने अपने दांतों से अपनी कलाई काट ली और मार्कस को पिला दिया। पिशाच के शक्तिशाली रक्त ने उसे चौंका देने वाली जिंदगी में वापस ला दिया। वनिदा गुफा के मुहाने पर बेपरवाही से प्रतीक्षा कर रहा था और जब उसकी खून की भूख सामने आई तो उसने उसे आसपास के खेतों में तबाही मचाने से रोका। उन्होंने पहचान लिया था कि मैथ्यू क्या था, जब वह उनके गांव में दिखाई दिया था। वह डगवान पेनेंट नामक चुड़ैल की तरह था जो बवंडर के बवंडर में रहती थी और मर नहीं सकती थी। देवताओं ने फ्रांसीसी योद्धा को ये उपहार देने का फैसला क्यों किया, ये वनिदा के लिए एक रहस्य था, लेकिन देवता अपने हैरान करने वाले फैसलों के लिए जाने जाते थे। वे बस इतना कर सकते थे कि उनके बच्चे डगवान पेनेंट की किंवदंती को जाने, उन्हें सावधानीपूर्वक निर्देश दे कि ऐसे प्राणी को कैसे मारना है, उसे जलाकर, उसकी हड्डियों को पीसकर चूर्ण बनाकर और उसे चारों दिशाओं में फैलाकर ताकि वह फिर से न जल सके। निराश होकर मार्कस ने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया, हताशा से चिल्ला रहा था और ज़रूरत से कांप रहा था। जब मैथ्यू ने उस युवा व्यक्ति को खिलाने के लिए हिरन का शिकार किया, जो उसके बेटे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था, तो मार्कस ने जल्दी से उसे चूसकर सुखा दिया। इससे उसकी भूख तो शांत हुई, लेकिन उसकी नसों में धड़कन कम नहीं हुई क्योंकि मैथ्यू का पुराना खून उसके शरीर में भर गया था। एक हफ्ते तक अपने शिकार को वापस लाने के बाद मैथ्यू ने फैसला किया कि मार्कस खुद शिकार करने के लिए तैयार है। पिता और पुत्र ने घने जंगलों और चांदनी रात में पहाड़ों की चोटियों पर हिरन और भालू का पीछा किया। मैथ्यू ने उसे हवा को सूंघने, छाया में छोटी छोटी हरकतों पर नज़र रखने और हवा में होने वाले बदलावों को महसूस करने के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे उनके लिए ताज़ी खुशबू आ सके। और उसने मरहम लगाने वाले को मारना सिखाया। उन शुरुआती दिनों में मार्कस को ज़्यादा खून की ज़रूरत थी। उसे अपनी प्यास बुझाने और अपने भूखे शरीर को शांत करने के लिए भी इसकी ज़रूरत थी। लेकिन मैथ्यू तब तक रोता रहा जब तक मार्कस जल्दी से हिरन को पकड़ नहीं लेता, उसे नीचे नहीं ला पाता और बिना किसी गड़बड़ी के उसका खून नहीं बहा देता, फिर वो उसे इंसानों का शिकार करने देता। महिलाएं वर्जित थीं। मैथ्यू ने बताया कि नए नए रिबॉर्न वैम्पायर के लिए यह बहुत भ्रामक था, क्योंकि सेक्स और मौत, प्रणय निवेदन और शिकार के बीच की रेखाएं बहुत बारीक खींची गई थीं। पहले पिता और पुत्र ने बीमार ब्रिटिश सैनिकों को खाया, कुछ ने मार्कस से उनकी जान बख्शने की भीख मांगी, और मैथ्यू ने उसे सिखाया कि बिना मारे गर्म खून वाले सैनिकों को कैसे खाना चाहिए। फिर उन्होंने अपराधियों का शिकार किया, जो दया की गुहार लगाते थे और इसके लायक नहीं थे। हर मामले में मैथ्यू ने मार्कस को ये समझाने के लिए कहा कि उसने एक खास आदमी को अपना शिकार क्यों चुना। मार्कस की नैतिकता उस रुक कर, जानबूझकर विकसित हुई, जैसा कि उन्हें तब करना चाहिए जब एक पिशाच ये समझ जाता है कि जीवित रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए। मैथ्यू को सही और गलत की अपनी सूक्ष्म रूप से विकसित समझ के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। निर्णय लेने में उसकी सभी गलतियां गुस्से में लिए गए निर्णयों के कारण होती थीं। मार्कस को बताया गया था कि उसके पिता अब उस खतरनाक भावना के प्रति उतने संवेदनशील नहीं हैं, जितने पहले थे। शायद ऐसा ही हो, लेकिन आज रात ऑक्सफोर्ड में मैथ्यू के चेहरे पर वही जानलेवा भाव था जो ब्रैंडीवाइन में था और उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई युद्ध का मैदान नहीं था। तुमने गलती की है। मैथ्यू की आंखें तब खुली जब उसने चुड़ैल के डीएनए परीक्षणों पर ध्यान देना समाप्त किया।
मार्कस ने अपना सिर हिलाया। मैंने उसके खून का 2 बार विश्लेषण किया। मिरियम ने स्वाब से डीएनए लेकर मेरे निष्कर्षों की पुष्टि की। मैं मानता हूं कि परिणाम आश्चर्यजनक हैं। मैथ्यू ने कांपती हुई सांस ली। वे बेतुके हैं। डायना में लगभग हर वह आनुवंशिक चिन्ह मौजूद है जो हमने कभी किसी चुड़ैल में देखा है। जैसे ही उसने अंतिम पृष्ठों को पलटा, उसके मुंह से एक गंभीर पंक्ति निकली। लेकिन इन दृश्यों ने हमें चिंतित कर दिया है। मैथ्यू ने डेटा को जल्दी से पलटा। डीएनए के 2 दर्जन से ज्यादा अनुक्रम थे, कुछ छोटे और कुछ लंबे, और उनके बगल में मिरियम के छोटे लाल प्रश्न चिन्ह थे। क्राइस्ट, उसने उन्हें अपने बेटे की ओर फेंकते हुए कहा, हमारे पास पहले से ही चिंता करने के लिए बहुत कुछ है। उस कमीने पीटर नॉक्स ने उसे धमकाया है। वह पांडुलिपि चाहता है। डायना ने इसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन इशमोल 782 वापस लाइब्रेरी में चली गई है और फिर कभी बाहर नहीं आएगी। खुशी की बात है कि नॉक्स को अभी यकीन है कि उसने जानबूझकर इसका जादू तोड़कर इसे हासिल किया है। उसने नहीं किया। नहीं, डायना के पास इतना जटिल काम करने का ज्ञान या नियंत्रण नहीं है। उसकी शक्ति पूरी तरह से अनुशासनहीन है। उसने मेरे गलीचे में छेद कर दिया। मैथ्यू का चेहरा खराब लग रहा था और उसका बेटा मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके पिता को अपनी प्राचीन वस्तुएं बहुत पसंद थीं। फिर हम क्रियोक्स को दूर रखेंगे और डायना को अपनी क्षमताओं को समझने का मौका देंगे। ये बहुत मुश्किल नहीं लगता। नॉक्स मेरी एकमात्र चिंता नहीं है। डायना को आज मेल में ये मिले हैं। मैथ्यू ने फोटो और उसके साथ कागज की पर्ची उठाई और उन्हें अपने बेटे को सौंप दिया। जब उसने आगे कहा, तो उसकी आवाज में खतरनाक, सपाट लहजा था। उसके माता पिता। मुझे नाइजीरिया में मारे गए 2 अमेरिकी चुड़ैलों के बारे में सुनना याद है, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। मैंने उन्हें डायना से कभी नहीं जोड़ा। पवित्र ईश्वर, मार्कस ने धीरे से कहा, तस्वीर को घूरते हुए। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि उसके अपने पिता की तस्वीर को टुकड़ों में फाड़कर मरने के लिए मिट्टी में फेंकना कैसा होगा। और भी बहुत कुछ है। मैं जो कुछ भी समझ पाया हूँ, उसके अनुसार डायना लंबे समय से मानती रही है कि उसके माता पिता को इंसानों ने मारा था। यही मुख्य कारण है कि उसने अपने जीवन से जादू को दूर रखने की कोशिश की है। ये काम नहीं करेगा, है न? मार्कस ने चुड़ैल के डीएनए के बारे में सोचते हुए बुदबुदाया। नहीं, मैथ्यू ने गंभीर चेहरे के साथ सहमति जताई। जब मैं स्कॉटलैंड में था, तो एक अन्य अमेरिकी चुड़ैल, गिलियन चेम्बरलेन ने उसे बताया कि उसके माता पिता की हत्या इंसानों ने नहीं, बल्कि साथी चुड़ैलों ने की थी। किया वे? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन इस स्थिति में स्पष्ट रूप से एशमोल 782 की एक चुड़ैल की खोज से अधिक है। मैथ्यू की टोन घातक हो गई। लिंटेंट को पता लगाने के लिए कि यह क्या है। उसके पिता के गहरे रंग के स्वेटर पर कुछ चांदी की चमक दिखी। उसने लाजरस का ताबूत पहना हुआ है। मार्कस को एहसास हुआ, परिवार में कोई भी एलिनोर सेंट लेगर या उसकी मौत से जुड़ी घटनाओं के बारे में खुलकर बात नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैथ्यू को गुस्सा न आ जाए। मार्कस समझ गया था कि उसके पिता 1140 में पेरिस नहीं छोड़ना चाहते थे, जहां वे खुशी खुशी दर्शनशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन जब परिवार के मुखिया मैथ्यू के अपने पिता फिलिप ने उन्हें अबनेल्स धर्मयुद्ध के समापन के बाद भी पवित्र भूमि को परेशान करने वाले संघर्षों को सुलझाने में मदद करने के लिए यरूशलेम वापस बुलाया, तो मैथ्यू ने बिना किसी सवाल के उनकी बात मान ली। वो एलिनोर से मिला था, उसके विशाल अंग्रेजी परिवार से दोस्ती की थी और पूरी तरह से प्यार में पड़ गया था। लेकिन सेंट लेगर्स और डे क्लेरमोंट अक्सर विवादों में विपरीत पक्षों पर थे, और मैथ्यू के बड़े भाई ह्यूग, गॉडफ्रे और बाल्डविन ने उससे आग्रह किया कि वो महिला को अलग कर दे, ताकि उनके लिए उसके परिवार को नष्ट करने का एक स्पष्ट रास्ता बन जाए। मैथ्यू ने मना कर दिया। एक दिन बाल्डविन और मैथ्यू के बीच सेंट लेगर्स से जुड़े किसी छोटे राजनीतिक संकट को लेकर झगड़ा नियंत्रण से बाहर हो गया। इससे पहले कि फिलिप को ढूंढा जा सके और इमाडे को इसे रोकने के लिए कहा जा सके, एलिनोर ने हस्तक्षेप किया। जब तक मैथ्यू और बाल्डविन को होश आया, तब तक वह इतना खून खो चुकी थी कि वह ठीक नहीं हो पाई।
मार्कस को अभी भी समझ में नहीं आया कि यदि मैथ्यू एलेनोर से इतना प्यार करता था तो उसने उसे मरने क्यों दिया। अब मैथ्यू अपना तीर्थयात्री का बैज केवल तभी पहनता था जब उसे डर लगता था कि वह किसी को मार देगा, या जब वह एलेनोर सेंट लेजर के बारे में सोचता था, या दोनों। वह तस्वीर एक धमकी है और बेकार की नहीं। हेमिश ने सोचा कि बिशप का नाम चुड़ैलों को अधिक सतर्क बना देगा, लेकिन मुझे डर है कि इसके विपरीत सच है। चाहे उसकी जन्मजात प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, डायना खुद की रक्षा नहीं कर सकती और वह मदद मांगने के लिए बहुत ही आत्मनिर्भर है। मुझे कुछ घंटों के लिए उसके साथ रहने की ज़रूरत है। मैथ्यू ने रेबेका बिशप और स्टीफन प्रॉक्टर की तस्वीर से अपनी आंखें खींच लीं। मैं गिलियन चेम्बरलेन को खोजने जा रहा हूँ। आप इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि यह तस्वीर गिलियन ने ही दी थी, मार्कस ने बताया। इसमें 2 अलग अलग खुशबू हैं। दूसरा पीटर नॉक्स का है, लेकिन पीटर नॉक्स तो कांग्रेगेशन का सदस्य है। मार्कस जानता था कि धर्मयुद्ध के दौरान राक्षसों, चुड़ैलों और पिशाचों की 9 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, प्रत्येक प्रजाति से 3 प्रतिनिधि। कांग्रेगेशन का काम हर प्राणी की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मनुष्य का ध्यान आकर्षित न करे। यदि आप उसकी दिशा में कोई कदम उठाते हैं तो इसे उनके अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाएगा। पूरा परिवार इसमें शामिल होगा। क्या आप एक चुड़ैल का बदला लेने के लिए हमें खतरे में डालने के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं? आप मेरी वफादारी पर सवाल तो नहीं उठा रहे हैं, है न? मैथ्यू ने धीरे से कहा। नहीं, मैं आपके निर्णय पर सवाल उठा रहा हूँ, मार्कस ने बिना किसी डर के अपने पिता का सामना करते हुए गर्मजोशी से कहा। ये बेतुका रोमांस ही काफी बुरा है। मंडली के पास आपके खिलाफ कदम उठाने का एक कारण पहले से ही है। उन्हें दूसरा कारण मत दीजिए। मार्कस की फ्रांस की पहली यात्रा के दौरान उसकी पिशाच दादी ने उसे समझाया था कि अब वो एक ऐसे अनुबंध से बंधा हुआ है जो विभिन्न प्राणियों के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रतिबंधित करता है, साथ ही मानव धर्म और राजनीति में किसी भी तरह की दखलंदाजी को भी रोकता है। मनुष्यों के साथ अन्य सभी संपर्क, जिसमें दिल के मामले भी शामिल हैं, से बचना था, लेकिन जब तक वे परेशानी का कारण नहीं बनते तब तक उन्हें अनुमति दी गई थी। मार्कस पिशाचों के साथ समय बिताना पसंद करता था और हमेशा करता था, इसलिए अनुबंध की शर्तें उसके लिए अब तक बहुत मायने नहीं रखती थीं। अब किसी को परवाह नहीं है, मैथ्यू ने रक्षात्मक ढंग से कहा। उसकी ग्रे आंखें डायना के बेडरूम के दरवाजे की दिशा में घूम रही थीं। हे भगवान, वह वाचा के बारे में नहीं समझती, मार्कस ने तिरस्कारपूर्वक कहा, और तुम्हारा उसे बताने का कोई इरादा नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम इस रहस्य को उससे अनिश्चित काल तक नहीं छिपा सकते। मंडली लगभग 1000 साल पहले एक बहुत ही अलग दुनिया में किए गए वादे को लागू नहीं करने जा रही है। मैथ्यू की आंखें अब देवी डायना की एक प्राचीन तस्वीर पर टिकी हुई थीं, जिसमें वह जंगल से भाग रहे एक शिकारी पर अपना धनुष साध रही थीं। उसे एक किताब का एक अंश याद आया जो बहुत पहले एक दोस्त ने लिखी थी, क्योंकि वे अब शिकारी नहीं हैं, बल्कि शिकार किए गए और कांपते हुए लोग हैं। ऐसा करने से पहले सोच लो, मैथ्यू। मैंने अपना फैसला कर लिया है। उसने अपने बेटे की नज़रों से बचते हुए कहा। क्या तुम मेरे जाने के बाद उसका हालचाल पूछोगे, सुनिश्चित करोगे कि वह ठीक है? मार्कस ने सिर हिलाया। वह अपने पिता की आवाज में छिपी हुई कड़क अपील को नकार नहीं सका। अपने पिता के पीछे दरवाज़ा बंद होने के बाद मार्कस डायना के पास गया। उसने उसकी एक पलक उठाई, फिर दूसरी, और उसकी कलाई पकड़ ली। उसने सूंघते हुए उसके चारों ओर डर और सदमे को देखा। उसने उस दवा का भी पता लगाया जो अभी भी उसकी नसों में घूम रही थी। अच्छा, उसने सोचा, कम से कम उसके पिता ने उसे बेहोश करने वाली दवा देने की सूझबूझ दिखाई थी। मार्कस डायना की स्थिति की जांच करता रहा, उसकी त्वचा को बारीकी से देखता रहा और उसकी सांसों की आवाज सुनता रहा। जब उसकी बात खत्म हुई तो वह चुपचाप चुड़ैल के बिस्तर के पास खड़ा होकर उसके सपने को देखता रहा। उसका माथा सिकुड़ा हुआ था, मानो वह किसी से बहस कर रही हो। अपनी जांच के बाद मार्कस को 2 बातें पता चलीं। पहली, डायना ठीक हो जाएगी। उसे गंभीर झटका लगा था और उसे आराम की जरूरत थी,
लेकिन कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। दूसरी, उसके पिता की गंध उसके शरीर में थी। उसने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि डायना को चिन्हित किया जा सके, ताकि हर पिशाच को पता चल जाए कि वह किसकी है। इसका मतलब था कि स्थिति उससे कहीं आगे बढ़ गई थी जितना मार्कस ने सोचा था। उसके पिता के लिए खुद को इस चुड़ैल से अलग करना मुश्किल होने वाला था। और अगर मार्कस की दादी ने जो कहानियां उसे सुनाई थीं वे सच थीं, तो उसे ऐसा करना ही होगा। आधी रात के बाद मैथ्यू फिर से प्रकट हुआ। वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, लेकिन वह हमेशा की तरह बेदाग और बेदाग था। उसने अपने बालों में उंगलियां फिराईं और अपने बेटे से एक शब्द भी कहे बिना सीधे डायना के कमरे में चला गया। मार्कस को पता था कि मैथ्यू से सवाल पूछना ठीक नहीं है। चुड़ैल के कमरे से बाहर आने के बाद मार्कस ने सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम डायना के साथ डीएनए निष्कर्षों पर चर्चा करोगे? नहीं, मैथ्यू ने संक्षेप में कहा, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को उससे छुपाने के लिए किसी भी तरह के अपराध बोध के बिना। और नहीं मैं वह साझा करने जा रहा हूं जो चुड़ैलों ने उससे कहा था। मंडली उसके साथ क्या कर सकती है? वह बहुत कुछ झेल चुकी है। डायना बिशप जितनी आप सोचते हैं उससे कम नाजुक है। अगर आप उसके साथ समय बिताना जारी रखना चाहते हैं तो आपको उस जानकारी को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। मार्कस जानता था कि एक पिशाच का जीवन घंटों या वर्षों में नहीं बल्कि उजागर और रखे गए रहस्यों में मापा जाता है। पिशाच अपने व्यक्तिगत संबंधों, उनके द्वारा अपनाए गए मेलों और उनके द्वारा जिए गए कई जीवन के विवरणों की रक्षा करते हैं। फिर भी उनके पिता ने अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक रहस्य रखे और अपने परिवार से चीजों को छिपाने की उनकी इच्छा बेहद उत्तेजक थी। इससे दूर रहो, मार्कस, उसके पिता ने गुर्राते हुए कहा। ये तुम्हारा काम नहीं है। मार्कस ने कसम खाई, तुम्हारे शापित रहस्य परिवार के लिए विनाशकारी साबित होंगे। मैथ्यू ने अपने बेटे की गर्दन पकड़ ली थी, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता। मेरे रहस्यों ने इस परिवार को कई शताब्दियों तक सुरक्षित रखा है, मेरे बेटे। अगर मेरे रहस्य न होते तो आज तुम कहाँ होते? मुझे लगता है कि यॉर्कटाउन की एक अज्ञात कब्र में कीड़ों के लिए भोजन है, मार्कस ने सांस फूलते हुए कहा। उसकी स्वर तंत्रिकाएं सिकुड़ गई थीं। पिछले कई सालों से मार्कस अपने पिता के कुछ रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वो कभी यह पता नहीं लगा पाया कि किसने मैथ्यू को ये बताया कि जेफरसन द्वारा लुइजियाना खरीद के बाद मार्कस न्यू ऑरलियंस में तबाही मचा रहा था। वहां उसने शहर के सबसे कम उम्र के, सबसे कम जिम्मेदार नागरिकों से एक पिशाच परिवार बनाया था जो खुद की तरह ही शोरगुल और आकर्षक था। मार्कस के परिवार में जुआरियों और निकम्मों की एक बड़ी संख्या शामिल थी, जो हर बार अंधेरे के बाद बाहर जाने पर इंसानों की खोज का जोखिम उठाते थे। मार्कस को याद आया कि न्यू ऑरलियंस की चुड़ैलों ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वे चाहती थीं कि वे शहर छोड़ दें। फिर मैथ्यू बिना बुलाए और बिना बताए एक खूबसूरत मिश्रित नस्ल की पिशाच जूलियट डूरंट के साथ आ गया। मैथ्यू और जूलियट ने मार्कस के परिवार को काबू में करने के लिए एक अभियान चलाया था। कुछ ही दिनों में उन्होंने गार्डन डिस्ट्रिक्ट में एक धूर्त युवा फ्रांसीसी पिशाच के साथ एक अपवित्र गठबंधन बना लिया, जिसके बाल अविश्वसनीय रूप से सुनहरे थे और क्रूरता की लकीर मिसिसिपी जितनी चौड़ी थी। तब असली परेशानी शुरू हुई। पहले पखवाड़े के अंत तक मार्कस का नया परिवार काफी हद तक और रहस्यमय तरीके से छोटा हो गया था। जैसे जैसे मौतों और गायब होने की संख्या बढ़ती गई, मैथ्यू ने अपने हाथ ऊपर उठाए और न्यू ऑरलियंस के खतरों के बारे में बड़बड़ाया। जूलियट, जिसे मार्कस ने कुछ ही दिनों में नापसंद करना शुरू कर दिया था, वह उसे जानता था, चुपके से मुस्कुराया और अपने पिता के कानों में उत्साहवर्धक शब्द बोले। वह सबसे चालाक प्राणी थी जिससे मार्कस कभी मिला था, और जब वह और उसके पिता अलग हुए तो वह रोमांचित हो गया। अपने शेष बच्चों के दबाव में मार्कस ने यह आश्वासन दिया कि यदि मैथ्यू और जूलियट चले जाएंगे तो वह अच्छा व्यवहार करेंगे। मैथ्यू ने डी क्लेरमोंट परिवार के सदस्यों से क्या अपेक्षा की जाती है, यह विस्तार से बताने के बाद सहमति जताई। शहर के कई सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली पिशाचों की मौजूदगी में आयोजित एक बेहद अप्रिय साक्षात्कार के दौरान उनके पिता ने निर्देश दिया,
यदि आप मुझे दादा बनाने के लिए दृढ़ हैं, तो अधिक ध्यान रखें। यादों ने अभी भी मार्कस को सफ़ेद कर दिया। मैथ्यू और जूलियट को ऐसा करने का अधिकार किसने या किस चीज़ ने दिया, ये रहस्य बना हुआ है। उनके पिता की ताकत, जूलियट की चालाकी और डेक्लेरमोंट नाम की चमक ने उन्हें पिशाचों का समर्थन पाने में मदद की होगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ था। न्यू ऑरलियंस के हर प्राणी, यहाँ तक कि चुड़ैलों ने भी उनके पिता के साथ राजसी व्यवहार किया था। मार्कस ने सोचा कि क्या उसके पिता इतने साल पहले इस धर्मसंघ के सदस्य थे। इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैथ्यू की आवाज़ सुनकर उसके बेटे की यादें ताज़ा हो गईं। डायना बहादुर हो सकती है, मार्कस, लेकिन उसे अब सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। उसने मार्कस को छोड़ दिया और दूर चला गया। तो क्या वह हमारे परिवार के बारे में जानती है? आपके दूसरे बच्चों के बारे में? क्या वह आपके पिता के बारे में जानती है? मार्कस ने आखिरी बात जोर से नहीं कही। मैथ्यू को पता था कि वह क्या सोच रहा था। मैं अन्य पिशाचों की कहानियां नहीं सुनाता। तुम गलती कर रहे हो, मार्कस ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। डायना तुम्हें ये सब छिपाने के लिए धन्यवाद नहीं देगी। तो तुम और हामिश कहते हो, जब वह तैयार हो जाएगी मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। उसके पिता की आवाज़ दृढ़ थी। अभी मेरी एकमात्र चिंता डायना को ऑक्सफोर्ड से बाहर निकालना है। क्या आप उसे स्कॉटलैंड में छोड़ देंगे? निश्चित रूप से वह वहाँ किसी की पहुँच से बाहर होगी। मार्कस ने तुरंत हामिश की दूरदराज की संपत्ति के बारे में सोचा। या आप जाने से पहले उसे वुडस्टॉक में छोड़ देंगे, इससे पहले कि मैं जाऊं कहाँ? मैथ्यू का चेहरा उलझन में था। तुमने मुझे अपना पासपोर्ट लाने को कहा था। अब मार्कस हैरान था। यही उसके पिता ने किया। वह क्रोधित हो गया और तब तक अकेला चला गया जब तक कि वह बेहतर नियंत्रण में नहीं आ गया। मेरा डायना को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, मैथ्यू ने ठंडे स्वर में कहा। मैं उसे सैप्टटूज ले जा रहा हूँ। आप उसे यसब्यू के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रख सकते। मार्कस की चौंकी हुई आवाज़ छोटे से कमरे में गूंजी। यह मेरा भी घर है, मैथ्यू ने जबड़ा सीधा करके कहा। तुम्हारी माँ अपने द्वारा मारे गए चुड़ैलों के बारे में खुलकर शेखी बघारती है और लुइसा और तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए वह हर चुड़ैल को दोषी ठहराती है। मैथ्यू का चेहरा मुरझा गया और मार्कस को आखिरकार सब समझ में आ गया। तस्वीर ने मैथ्यू को फिलिप की मौत और उसके बाद के सालों में यसब्यू की पागलपन से लड़ाई की याद दिला दी थी। मैथ्यू ने अपने हाथों की हथेलियों को अपनी कनपट्टियों पर दबाया, मानो वह बाहर से एक बेहतर योजना को आकार देने की कोशिश कर रहा हो। डायना का दोनों ही त्रासदी से कोई लेना देना नहीं था। यसब्यू समझ जाएगा। वह नहीं आएगी, तुम्हें पता है वह नहीं आएगी, मार्कस ने हठपूर्वक कहा। वह अपनी दादी से प्यार करता था और नहीं चाहता था कि उसे चोट पहुंचे। और अगर मैथ्यू उसका पसंदीदा एक चुड़ैल को घर ले आता तो उसे बहुत चोट पहुंचती। बुरी तरह। सैप्टटूज जितना सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। चुड़ैली यसाबेउ से उलझने से पहले 2 बार सोचेंगी, खासकर उसके अपने घर पर। भगवान के लिए उन दोनों को अकेले मत छोड़ो। मैं नहीं जाऊंगा, मैथ्यू ने वादा किया। मुझे तुम्हारी और मिरियम की ज़रूरत है कि तुम गेस्ट हाउस में चले जाओ, इस उम्मीद में कि इससे सबको यकीन हो जाएगा कि डायना वहाँ है। वे अंततः सच्चाई का पता लगा लेंगे, लेकिन इससे हमें कुछ दिन की राहत मिल सकती है। मेरी चाबियां कुली के पास हैं। कुछ घंटों में वापस आ जाना, जब हम चले जाएंगे। उसके बिस्तर से रजाई ले लो, इस पर उसकी खुशबू होगी और वुडस्टॉक चले जाओ। जब तक तुम मुझसे नहीं सुनोगे तब तक वहीं रहो। क्या तुम एक ही समय में अपनी और उस चुड़ैल की रक्षा कर सकते हो? मार्कस ने धीरे से पूछा। मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैथ्यू ने निश्चय के साथ कहा। मार्कस ने सिर हिलाया और दोनों पिशाचों ने एक दूसरे की बाहें पकड़ ली और एक दूसरे को सार्थक नज़रों से देखा। उन्हें एक दूसरे से जो कुछ भी कहना था वह बहुत पहले ही कहा जा चुका था। जब मैथ्यू फिर से अकेला हो गया तो वह सोफे पर बैठ गया और अपने सिर को अपने हाथों में थाम लिया। मार्कस के उग्र विरोध ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसने ऊपर देखा और शिकार की देवी की तस्वीर को फिर से देखा जो अपने शिकार का पीछा कर रही थी।
उसी पुरानी कविता की एक और पंक्ति उसके दिमाग में आई। मैंने उसे जंगल से आते देखा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी शिकारी प्यारी डायना। बेडरूम में इतनी दूर की कोई भी गर्म खून वाला व्यक्ति सुन न सके। डायना हिली और चिल्लाई। मैथ्यू तेजी से उसके पास गया और उसे अपने पास समेट लिया। सुरक्षात्मकता लौट आई और इसके साथ ही उद्देश्य की एक नई भावना भी पैदा हुई। मैं यहाँ हूँ, उसने उसके बालों की इंद्रधनुषी लटों के सामने बड़बड़ाया। उसने डायना के सोते हुए चेहरे को देखा, उसका मुंह सिकुड़ा हुआ था और उसकी आंखों के बीच भयंकर शिकन थी। यह एक ऐसा चेहरा था जिसका उसने घंटों अध्ययन किया था और अच्छी तरह से जानता था, लेकिन इसके विरोधाभासों ने अभी भी उसे मोहित कर रखा था। क्या तुमने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है? उसने कहा। आज रात के बाद मैथ्यू को एहसास हुआ कि उसकी ज़रूरत किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसके लिए थी। न तो उसका परिवार और न ही उसका अगला खून का स्वाद उतना मायने रखता था जितना कि यह जानना कि वह सुरक्षित है और हाथ की पहुंच में है। अगर यही मतलब था कि उसे मोहित कर लिया गया है, तो वह एक खोया हुआ आदमी था। उसकी बाहें कस गईं, डायना को नींद में जकड़ लिया, जैसा कि वह खुद को तब नहीं करने देता जब वह जाग रही होती। वह आहें भरते हुए उसके करीब आ गई। यदि वह पिशाच न होता तो वह उसके धीमे फुसफुसाते शब्दों को नहीं सुन पाता, जब वह उसकी कैप्सूल और स्वेटर के कपड़े को पकड़ रही थी तथा उसकी मुट्ठी उसके हृदय पर मजबूती से टिकी हुई थी। तुम खोई नहीं हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। मैथ्यू ने क्षण भर के लिए सोचा कि क्या उसने ये कल्पना की थी, लेकिन वह जानता था कि उसने ऐसा नहीं किया था। वह उसके विचार सुन सकती थी। हर समय नहीं, जब वह होश में थी, तब भी नहीं, अभी तक नहीं। लेकिन ये केवल समय की बात थी कि डायना को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए। वो उसके रहस्यों, उन अंधेरी और भयानक चीजों को जान जाएगी जिनका सामना करने के लिए वह पर्याप्त साहसी नहीं था। उसने फिर से धीमी आवाज में कहा, मैं हम दोनों के लिए काफी बहादुर हूँ। मैथ्यू ने अपना सिर उसकी ओर झुकाया। तुम्हें ऐसा करना ही होगा।